हाँ, जरा सोचिए कि किसी इंसान को ना कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है या फिर कोई व्यक्ति तब पूरी तरह से सुन पड़ जाता है जब जब उसके आसपास कोई तेज आवाज में बात करता है। हाँ, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। बिल्कुल। और हम अक्सर इन चीजों को बस अपनी आदत मान लेते हैं, है ना? अपना स्वभाव या अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा मानकर छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि एक वयस्क होने के नाते हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे आज के सचेत और तार्किक दिमाग का फैसला है, जो कि एक बहुत बड़ा मुगालता है। हाँ। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारी इन प्रतिक्रियाओं का ब्लूप्रिंट, हमारी पसंद नापसंद का पूरा ढांचा तभी लॉक हो गया था जब हमने ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था। हाँ, ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारी उस गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ देता है कि हम पूरी तरह से अपने आज के नियंत्रण में हैं। हम इंसान ना इस भ्रम में जीना बहुत पसंद करते हैं कि हमारे हर फैसले के पीछे कोई ना कोई ठोस लॉजिक है। सही बात है। लेकिन चाहे वो मनोविज्ञान हो या फिर साहित्य, दोनों लगातार हमें एक ही बात याद दिलाते हैं कि हमारे आज के स्वतंत्र फैसलों की जड़ें कहीं बहुत गहराई में दबी हुई हैं। उन बचपन के धुंधले और बिना भाषा वाले पन्नों में। बिल्कुल। और आज हम इसी दिलचस्प लेकिन थोड़े बेचैन कर देने वाले विषय को खंगालने वाले हैं। इस गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कोई मेडिकल रिसर्च या मनोविज्ञान की भारी भरकम किताब नहीं है। जी नहीं। ये हिंदी साहित्य की बेहद प्रसिद्ध और गहराई से सोचने वाली लेखिका महादेवी वर्मा की रचना प्रथम आयाम के सारांश और नोट्स हैं। महादेवी वर्मा। हाँ, मतलब जब लोग महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं तो वे केवल शब्दों को नहीं पढ़ रहे होते, वे असल में इंसान के मन की सबसे जटिल और कोमल परतों के सामने एक आईना रख रहे होते हैं। आज हमारा उद्देश्य यही समझना है कि कैसे हमारे बचपन के छोटे छोटे अनुभव हमारा निर्माण करते हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। महादेवी वर्मा का तो नाम ही साहित्य में उस गहरी आत्मानुभूति के लिए जाना जाता है जो बाहरी दुनिया के शोर शराबे से कटकर मन के भीतर के सन्नाटे को सुनती है। वाह, मन के भीतर का सन्नाटा। हाँ, और प्रथम आयाम केवल एक कहानी नहीं है। मैं कहूँगा कि ये इस बात का एक सूक्ष्म दस्तावेज है कि कैसे बचपन के वो अनुभव जिन्हें शायद हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते, वही हमारे पूरे व्यक्तित्व की नींव रख देते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। मतलब जब हम बचपन की यादों या आत्मकथाओं के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक तय पैटर्न आता है। हाँ, एक टाइमलाइन जैसी। बिल्कुल। लोग लिखते हैं कि मेरा जन्म इस साल हुआ, हम उस शहर में रहते थे, मेरे स्कूल का नाम ये था। मतलब ये सब ना एक कैलेंडर की तरह लगता है। सही कहा। कि एक लिस्ट होती है। लेकिन स्रोत सामग्री के नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रथम आयाम ऐसी बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये रचना उस पारंपरिक तरीके से अलग कैसे है? यही वो बिंदु है जहां ये रचना साधारण से असाधारण हो जाती है। क्योंकि जो पारंपरिक आत्मकथाएं होती हैं वे अक्सर इस बात का क्रमिक विवरण होता है कि बाहरी दुनिया में क्या घटित हो रहा था। हाँ। लेकिन प्रथम आयाम बाहरी दुनिया का कैलेंडर नहीं है, ये इंसान के मन का एक सूक्ष्म रक्षा है। ये हमें ये नहीं बताती कि बचपन में क्या हुआ, बल्कि ये इस बात पर फोकस करती है कि उन घटनाओं के कारण मन में क्या हुआ। बिल्कुल, उन घटनाओं के कारण मन के भीतर किस तरह की उथल-पुथल मची। हाँ। चलिए इनसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं ऐसे कहूंगी कि ये किसी पेड़ को देखने जैसा है ना? एक अच्छी उपमा है। यानी भावनाएं उन्हें दिखा रही हैं। एकदम सही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बचपन में किसी ने अपना घर बदला तो लेखिका के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि घर का नया पता क्या था। उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि उस पुराने घर को छोड़ते समय उस सुनेपन को देखकर बच्चे के मन में जो खालीपन आया वो कैसा था। बिल्कुल, ये इस बात का दस्तावेज है कि जब बाहर कुछ टूटता है या जुड़ता है तो इंसान के भीतर क्या आकार लेता है। बाहरी घटनाएं तो बस एक ट्रिगर होती हैं, असली निर्माण तो उस प्रतिक्रिया से होता है जो बच्चे के मन के भीतर चल रही होती है। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि एक छोटे बच्चे के लिए ये आंतरिक विकास या ये आंतरिक नक्शा बनना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब मुझे पता है कि हम सबने ये सुना है कि बच्चे मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं या बच्चे एक स्पंज की तरह होते हैं। वो ये बेसिक साइकोलॉजी तो जानते ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस रचना में कुछ और भी गहरा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बच्चे सोख रहे हैं, बल्कि बात उस तरीके की है जिस तरह से वे सोख रहे हैं ना। बिल्कुल।
और सच कहूं तो ये स्पंज वाला कॉन्सेप्ट बहुत सतही है। अच्छा। हाँ, असली बात उस अवस्था की है जिसमें वो मन होता है। बचपन में मन केवल कोमल और जिज्ञासु ही नहीं होता, बल्कि वो बिना किसी फिल्टर के काम कर रहा होता है। बिना फिल्टर के। हाँ, देखिए, वयस्कों के पास हर चीज को प्रोसेस करने के लिए शब्द होते हैं, लॉजिक होता है। हम कह सकते हैं कि मैं आज इसलिए उदास हूं क्योंकि मुझे ऑफिस में डांट पड़ी। हम कारण बता सकते हैं। बिल्कुल। हम अपनी भावनाओं को एक डिब्बे में बंद करके उस पर आसानी से लेबल लगा सकते हैं। अरे वाह, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम्म, क्योंकि क्योंकि बच्चे के पास वो लेबल लगाने वाली मशीन यानी जो भाषा है वो तो पूरी तरह से विकसित नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। तो अगर मैं इसे आज की तकनीक के हिसाब से समझने की कोशिश करूं तो ये ऐसा है जैसे बच्चे के पास दुनिया को रिकॉर्ड करने के लिए एक हाई डेफिनेशन या 4K कैमरा तो है, लेकिन इस कैमरे में कोई फाइल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। मतलब कोई कीबोर्ड ही नहीं है जिससे वो उन फाइलों को कोई नाम दे सके। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि आपने इसे तकनीक से जोड़कर बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया। वो बच्चा अपने आसपास की हर चीज, हवा का चलना, किसी जानवर का उसके पास आके बैठना, घर के किसी बड़े इंसान के चेहरे का तनाव, सब कुछ। हाँ, सब कुछ उस 4K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा है। वो केवल देख नहीं रहा है, वो उस अनुभव को सीधे अपने नर्वस सिस्टम में उतार रहा है। और यही प्रभाव मिलकर एक इंसान के व्यक्तित्व का पहला और सबसे अहम हिस्सा बनाते हैं। और क्योंकि उसके पास शब्दों की कमी है तो वो उन अनुभवों को खुशी, डर या तनाव वाले फोल्डर में नहीं डाल सकता। वो बस उन्हें एक कच्ची, बहुत ही तीव्र भावना के रूप में महसूस कर रहा है। ये बिना शब्दों की एक बहुत ही पावरफुल और रॉ रिकॉर्डिंग है। स्रोत ये भी बताता है कि प्रकृति और पशु पक्षियों का इस प्रथम आयाम को गढ़ने में बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बड़ा हाथ होता है, हाँ। अक्सर हम बड़े लोग ये मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा चुपचाप किसी पेड़ को देख रहा है या किसी कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रहा है तो वो बस टाइम पास कर रहा है। और यहीं पर वयस्कों से सबसे बड़ी चूक होती है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि वे क्षण कोई साधारण खेल नहीं है। तो क्या है वे? उन शांत पलों में जब वो बच्चा प्रकृति या किसी जानवर के साथ होता है तो उसका मन उस असीमित जानकारी को बिना शब्दों के प्रोसेस कर रहा होता है। प्रकृति बच्चे को शांत रहना, करुणा महसूस करना और बिना बोले जुड़ना सिखाती है। लेखिका ने इन शुरुआती अनुभवों को ही प्रथम आयाम या फर्स्ट डायमेंशन कहा है। तो ये प्रथम आयाम वो पहली ईंट है जिस पर आगे चलकर पूरे इंसान की इमारत खड़ी होगी। बिल्कुल। लेकिन एक चीज जो मुझे नोट्स में बहुत ही रहस्यमयी लगी वो है अनजानी भावना का जिक्र। अनजानी भावना, हाँ, ये इस रचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुरुआत में जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि अनजानी भावना का मतलब शायद सिर्फ कंफ्यूजन होगा, जैसे बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन अब जो हम चर्चा कर रहे हैं उसे देखते हुए क्या इसका मतलब ये है कि भावना तो पूरी तरह से गहरी और जटिल है, बस बच्चे के पास डिक्शनरी नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, वो केवल कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि जब एक बच्चा पहली बार किसी पालतू जानवर को चोटिल देखता है तो उसके भीतर एक अजीब सी, बहुत ही भारी हलचल होती है। वो उदास नहीं है, लेकिन वो रोना चाहता है। हाँ, क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्या करना है। बिल्कुल। उसके पास इस जटिल अवस्था को नाम देने के लिए कोई शब्दकोश नहीं है। वो नहीं जानता कि करुणा क्या है या मृत्यु का बोध किसे कहते हैं। इसलिए उसके लिए वो बस एक तीव्र, महसूस की जाने वाली अनजानी भावना होती है। ये तो बहुत ही भारी बात है। इसका मतलब है कि वो बच्चा उस दर्द की पूरी गहराई को महसूस कर रहा है, शायद एक वयस्क से भी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उसके पास उस दर्द को शब्दों के पीछे छिपाने की ढाल नहीं है। सटीक। वयस्कों के पास शब्दों की ढाल होती है, तर्क की ढाल होती है। हाँ, जस्टिफाई कर लेते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे के पास कोई ढाल नहीं होती। वो उस अनजानी भावना को सीधे अपनी आत्मा पर झेलता है। और स्रोत के आधार पर यही वो बिंदु है जहां ये रचना हमें सबसे बड़ा निष्कर्ष देती है। वो क्या? यही शुरुआती अनजानी भावनाएं आगे चलकर उस व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करती हैं। रूपो, तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इसे ऐसे देखें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़े समुद्री जहाज के बंदरगाह छोड़ने से पहले ही उसका नेविगेशन या कह लें जीपीएस सेट कर दिया गया हो। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये, है ना? वे अनजानी भावनाएं जिनके लिए बच्चे के पास शब्द भी नहीं थे, वे असल में उसके भविष्य और उसके वयस्क जीवन का जीपीएस प्रोग्राम कर रही थी। ये जीपीएस वाली बात बिल्कुल सही बैठती है।
स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर किसी बच्चे ने अपने प्रथम आयाम में प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस किया है, उसने बिना बोले जानवरों के प्रति करुणा का वो भारीपन अनुभव किया है, तो क्या होगा? तो जब वो बड़ा होगा तो उसका जीपीएस उसे हमेशा सहानुभूति और दया की दिशा में ही ले जाएगा। उसे पता भी नहीं होगा